अखिलेश यादव पहुंच गए हैं रामपुर आजम खान से मिलने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त रामपुर से सामने। आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं और देखिए अखिलेश यादव से मुलाकात की आजम खान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें पहली और बड़ी शर्त यह थी कि अकेले मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव से आजम खान, ना अखिलेश यादव के साथ कोई और नेता होगा और आजम खान के परिवार से कोई अन्य सदस्य अखिलेश यादव से इस मुलाकात के दौरान शामिल नहीं होगा। तो शर्तों के साथ मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं रामपुर आजम खान के घर पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, भीतर चले गए क्या अखिलेश यादव आजम खान के घर में? बलराम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बलराम, मुझे बताइए क्या भीतर चले गए हैं अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो अकेले ही आए हैं क्या, जो शर्त आजम खान की तरफ से रखी गई थी इस मुलाकात के लिए? बलराम, वहां गए थे उनको लेने के लिए यानी रिसीव करने के लिए, तो आजम खान ने बिल्कुल आपको बता दें कि अखिलेश यादव आजम खान के आवास के अंदर पहुंच गए हैं और उनके साथ खुद आजम खान मौजूद थे, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय आजम खान पहुंचे थे अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान अपने आवास पहुंचे हैं और अब दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने शर्त रखी थी कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, उनके साथ कोई अन्य नेता नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ अकेले ही अखिलेश यादव आजम खान के आवास के अंदर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हालांकि दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो लगातार अंदर जारी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात में जो गिले शिकवे हैं, जो आजम खान की नाराजगी है, क्या वो दूर होती है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करेगा, ना ही उनकी पत्नी मिलेगी, ना ही उनका बेटा मिलेगा, वो सिर्फ अकेले मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, उसको लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज जब दोनों की 1-to-1 मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हैं, जो नाराजगी है, वो आजम खान अखिलेश यादव के सामने रखेंगे और उसके बाद उस पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, क्या कहा जाता है, क्या सांत्वना दी जाती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। और इस वक्त आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि किन बातों को अखिलेश यादव के सामने आजम खान रखते हैं और उन बातों का जवाब अखिलेश यादव किस अंदाज में देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी आजम खान ने जाहिर की है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम है। और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये जो मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास बलराम, इस मुलाकात के सियासी मायने, सियासी महत्व, इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन जिस वक्त आजम खान और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात हुई है, जब अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं और उनको खुद रिसीव करके आजम खान अपने आवास पर लेकर गए हैं, दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो पहुंच चुके हैं रामपुर। आप देख सकते हैं कि जो काफिला है अखिलेश यादव का वो रामपुर पहुंच रहा है आजम खान के आवास पर। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर के पुलिस सुरक्षा में आजम खान के घर पहुंचा गया है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में जो जैमर गाड़ी है, इसके पीछे अखिलेश यादव कार में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को लेकर के सुरक्षा कर्मी जो है वो आजम खान के घर पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का स्वागत जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की गाड़ी जो है वो आजम खान की गली में जो है वो दाखिल हो चुकी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कार में बैठे हुए हैं। अभी ये गाड़ी जो है वो आगे चलकर रुक जाएगी, उसके बाद अखिलेश यादव
कार से उतरेंगे और उसके बाद आज़म खान के घर में दाखिल होंगे। जैसा कि आज़म खान ने कहा है कि अखिलेश यादव से ही वो मिलेंगे, उसके अलावा किसी और नेता से नहीं मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर तो आपने देखा वो काफिला जब अखिलेश यादव की गाड़ियों का पहुंचा है आजम खान के आवास पर, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। अखिलेश यादव अकेले आए हैं, जो शर्त इस मुलाकात के लिए रखी गई थी आजम खान की तरफ से सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने, और इस वक्त ये मुलाकात चल रही है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच। हम सीधे एक बार फिर रुक कर लेते हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामपुर से, और जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, बाहर तक आए आजम खान अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय आजम खान खुद पहुंचे थे अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए, और उसके बाद उन्हीं के साथ अपने आवास पहुंचे हैं। और इस वक्त अखिलेश यादव और आजम खान की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो शुरू हो गई है। कई बातें आजम खान की तरफ से अखिलेश यादव के सामने रखी गई हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कई महीने उन्होंने जेल में बिताए, उसके बाद जब वो रिहा हुए हैं तो पहली मुलाकात है अखिलेश यादव से उनकी, और जिस तरीके से उनके घर पर बैठकर ये बातचीत हो रही है। लेकिन अब इसको लेकर तो सवाल उठेंगे ना बलराम पांडे की मुलाकात, और मुलाकात के लिए जब अखिलेश कहते हैं कि वो आना चाहते हैं, आजम खान से मिलना चाहते हैं, तो आजम खान की तरफ से मुलाकात को लेकर शर्तें लगा दी जाती हैं। तो शर्तें लगाने का मतलब क्या है, इसको लेकर कयास क्या है, ये बताइए। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से वो जेल में रहे, कई महीने जेल में रहे और उनका परिवार बाहर रहा, परिवार से कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर मिलने नहीं आया, ईद में त्योहारों में उनकी किसी ने सुध नहीं ली, इसको लेकर के आजम खान में काफी ज्यादा नाराजगी थी। और इसको लेकर के जब उन्होंने मीडिया से बात की तो वो साफ नजर भी आया, और यही वजह है कि जब आजम खान से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव ने बात की तो उन्होंने कहा कि आपका हक सिर्फ मुझ पर है, मेरे परिवार पर नहीं, इसीलिए हम सिर्फ आपसे मुलाकात करेंगे, हमारी पत्नी, हमारा बेटा आपसे मुलाकात नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ नजर आई। लेकिन अब दोनों नेता मिल रहे हैं, अखिलेश यादव खुद उनके आवास पर पहुंचे हैं, और जिस तरीके से आजम खान अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। और जिस तरीके से दोनों नेता लगभग 1 घंटे बातचीत करेंगे तो उसमें कई चीजें निकल के सामने आएंगी। जो दर्द है आजम खान का वो भी सामने आएगा, और किस तरीके से उस दर्द पर मरहम लगाने का काम अखिलेश यादव करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ताजा अपडेट दे दें कि इस वक्त दोनों नेताओं की मुलाकात आजम खान के आवास के अंदर हो रही है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान किस तरीके से अपने दर्द को अखिलेश यादव के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात है 1-to-1 हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं। बलराम, आजम खान कैसे अपना दर्द अखिलेश यादव के सामने रखते हैं, ये तो बात बाद में किस तरीके से छनकर मीडिया के जरिए बाहर आएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बता रही है वो ये कि आजम खान अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दबदबा रखते हैं वो जरूर साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से आजम खान की शर्तें मानकर बिल्कुल उसी के मुताबिक अखिलेश यादव पहुंचे हैं आजम खान के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए, दबदबा आजम खान का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बलराम, देखिए रोमाना, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता आजम खान माने जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका केंद्र बिंदु होता है आजम खान का आवास। और इसीलिए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूती चाहिए तो आजम खान का साथ बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि पीडीए को मजबूत करना है, तो पीडीए की मजबूती के लिए भी आजम खान का साथ बेहद जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए। और इसीलिए स्वयं अखिलेश यादव खुद आजम खान के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने, क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और अल्पसंख्यकों के बीच में मजबूती के साथ जाना है
तो आजम खान की जरूरत उन्हें पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त लिया। और जब आज वो पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आजम खान की जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई भी गलती करना नहीं चाहती है। इसीलिए आजम खान को अभी से ही मनाने की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत जो है वो अखिलेश यादव ने की है। और जिस तरीके से आज आजम खान के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। और अगर आजम खान अपनी नाराजगी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और पीडीए को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस बात का जिक्र आपने किया 2027, वो करीब 1.5 साल का इंतजार रह गया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। और ऐसे में आजम खान का उत्तर प्रदेश की सियासत में जो दबदबा है वो तो आपने बताया, साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि फिलहाल अखिलेश यादव के सामने मजबूरी ये भी कि आजम खान के सामने तमाम विकल्प खुले हुए हैं। अटकलें तो ये भी लगी कि आजम खान की पत्नी की मुलाकात मायावती तक से हुई है। बलराम, देखिए, बिल्कुल अटकलें बहुत लगाई गई और अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आजम खान अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद एक राजनीतिक दल बनाएं और उसकी जो बागडोर है अपने हाथ में रखें। दूसरी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन अटकलों के बीच में अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजम खान किस तरह की शर्तें अखिलेश यादव के सामने रखते हैं। क्या उनकी नाराजगी दूर होती है? क्या 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, या फिर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है और वो किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, या फिर वो कोई एक नया राजनीतिक दल बनाते हैं? क्योंकि अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं लेकिन अभी कोई ठोस जवाब ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है और ना ही आजम खान की तरफ से आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है, जो ये दोनों नेता बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत के कई मायने हैं। और जब अखिलेश यादव मुलाकात करके बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानने की कि आखिरकार मुलाकात के बाद आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हुई या फिर नहीं। और लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि आजम खान की नाराजगी को दूर किया जाए ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पीडीए को मजबूती दी जाए। क्योंकि ये अखिलेश यादव भी भली भांति जानते हैं कि आजम खान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दबदबा है और एक मजबूत नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी कोई गलती नहीं करेंगे आजम खान को मनाने में। सूत्र क्या बताते हैं? ये जो आज की मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के लिए क्या आजम खान राजी आसानी से हो गए, या फिर इस मुलाकात के लिए भी आजम खान को मनाने के लिए मशक्कत समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को खुद करनी पड़ी और उसके बाद वो शर्तें सामने आई? अब जिन शर्तों को मानकर अखिलेश यादव और आजम खान की ये मुलाकात हो रही है। बलराम, देखिए रोमाना, आपको बता दें कि आजम खान की नाराजगी को सभी राजनीतिक दलों के नेता जानते हैं कि जरा जरा सी बात पर आजम खान नाराज हो जाते हैं और इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस मुलाकात में उनकी जो नाराजगी है उसे पूरी तरह से दूर किया जाए। और कोशिश यही होगी कि आज के बाद से अखिलेश यादव के साथ आजम खान हर मंच पर नजर आए और जिस तरीके से पीडीए को मजबूत कर 2027 के चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आजम खान का साथ बेहद जरूरी है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने किसी नेता को, किसी पूर्व मंत्री को आजम खान से मिलने के लिए नहीं भेजा, वो खुद आए हैं आजम खान से मुलाकात करने और उनके जो भी गिले शिकवे होंगे उसको सुनेंगे, उनकी हर नाराजगी को
दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि इस मुलाकात के बाद संभव है कि आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो जाए और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मंच पर आपको जल्द ही आजम खान नजर आ सकते हैं। जी, और वो गिले शिकवे दूर करने वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है दोनों के बीच, इसको लेकर क्या कयास लग रहे हैं बलराम? देखिए रोमाना, आपको बता दें कि जिस तरीके से आजम खान ने कहा कि हम जब जेल में थे तो उनके परिवार की किसी ने कोई सुध नहीं ली, उसको लेकर के अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नाराजगी तो बहुत हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। हालांकि अब क्या आश्वासन अखिलेश यादव की तरफ से दिया जाता है, क्या भरोसा दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है और जिस तरीके से आजम खान खुद अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक नरमी जरूर देखने को मिली है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, वो नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। तो ऐसे में आजम खान की जो बातें होंगी, जो उनका दर्द होगा, उसे भी अखिलेश यादव सुनेंगे। और कोशिश तो ये यही बात होगी जो आप दोहरा रहे हैं बलराम की भाई, वो बातचीत कह रहे हैं कि जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी से कोई मिलने नहीं आया, ईद वाले दिन भी उनकी पत्नी अकेली थी, किसी ने फोन करके सुध तक नहीं ली। सवाल ये कि एक तो ये निजी शिकायतें हो गई, और दूसरी बड़ी बात ये कि गिले शिकवे राजनीतिक तौर पर भी आजम खान को अखिलेश यादव से लंबे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया गया और रामपुर के फिलहाल वो सांसद हैं, तो इस तरीके की सियासी जो शिकायतें हैं उसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, और उनका कोर्स करेक्शन करेंगे कैसे अखिलेश यादव, इस पर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, आपने आजम खान की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा जो नाराजगी है आजम खान की, वो है कि जिस तरीके से ना तो उनके बेटे को टिकट दिया गया, ना ही उनसे टिकट देने के दौरान बातचीत की गई और सीधे दूसरे को टिकट दिया गया। तो इस बात को लेकर के जेल के अंदर भी आजम खान ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन इन सारे मुद्दों को जब आजम खान अखिलेश यादव के सामने रखेंगे तो अखिलेश यादव की तरफ से क्या सफाई आती है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी कि अब धीरे धीरे दोनों में जो संबंध हैं वो मधुर होंगे और जो नाराजगी है वो दूर होगी, लेकिन जिस तरीके की खटास देखने को मिली है, जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिली है, और खास तौर से रामपुर की जो सियासत में हलचल हुई है, समाजवादी पार्टी ने उनसे राय नहीं ली, बल्कि ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसमें आजम खान की सहमति जरूरी होती है। लेकिन अगर रामपुर में टिकट दी गई और आजम खान की सहमति नहीं ली गई है तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है। और इसी बात को लेकर मुरादाबाद में वो भरपाई अखिलेश यादव की तरफ से कर दी गई थी कि सिटिंग एमपी जो है उनका टिकट काट कर आजम खान की पसंद रुचि वीरा को वहां पर तरजीह दी गई थी, और वो भी सांसद हैं। और इस बीच जब ये मुलाकात अभी चल रही है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच, इसी को लेकर एक और रिपोर्ट ग्राउंड से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी उबैदुर रहमान। यादव को रिसीव करने के लिए आजम खान खुद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और हेलीपैड से उन्होंने अखिलेश यादव को रिसीव किया। उसके बाद दोनों नेता कार में बैठ करके आजम खान के घर पहुंचे और इस वक्त मोहम्मद आजम खान के घर पर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मीटिंग चल रही है। ये लगभग 1 घंटा मीटिंग रहेगी। इस मीटिंग में ना तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रहेंगे मौजूद और ना ही कोई और नेता मौजूद रहेगा। समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो है वो अखिलेश यादव के साथ आना चाहते थे, लेकिन उनको भी नहीं लाया गया है क्योंकि आजम खान ने मना कर दिया था कि किसी भी नेता से वो नहीं मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ सेंट्रल कोरम में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। मरने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर सहित कुल 11 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं, कई लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला है जो टीटीपी ने किया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने
11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इसमें कुछ बड़े अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी हैं। कई सैनिकों को लेकर जानकारी मिल रही है, वो घायल हुए हैं। कई सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल करम इलाका, और वहीं पर इस बड़ी वारदात को तहरीके तालिबान ने अंजाम दिया है। तो तहरीके तालिबान संगठन पाकिस्तान में 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। पाकिस्तान के लिए हमेशा इस संगठन की वजह से मुश्किल खड़ी होती रही है। आतंकवादी हमला है ये बड़ा, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने निशाने पर पाकिस्तानी सेना को लिया है, पाकिस्तान के सैनिकों को लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसी ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार डाला। लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दी जा रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान के तौर पर भी अक्सर इसका जिक्र किया जाता है। और अब जिस तरीके से इस वारदात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अंजाम दिया है, उसके बाद कई और सवाल खड़े होने यहां पर अब बनते हैं। तो ये बड़ी वारदात है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस वारदात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल करम इलाका, और वहीं पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती हर तरफ से खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर और पीओके, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना से ये नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और अब ये खबर आई है, खैबर पख्तूनख्वा इलाका, सेंट्रल करम का इलाका, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल बताया जा रहा है, एक मेजर बताया जा रहा है, कई सैनिक बताया जा रहा है घायल हुए। तो बड़ा हमला, अभी हम इंतजार कर रहे हैं जानकारी का और किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, क्योंकि यकीनन ये घात लगाकर हमला यहां पर पाकिस्तान की सेना पर हुआ है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में ये पाकिस्तान सेना के जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादी संगठन जो लगातार पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता आया है। और अब ये बड़ी खबर है, 11 पाकिस्तानी सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मार गिराया। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ आतंकवादियों को मार गिराने में पाकिस्तानी सेना को भी कामयाबी मिली है। ये बड़ा आतंकवादी हमला आप कह सकते हैं जो पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर किया गया है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल करम में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत 11 पाकिस्तानी सैनिक जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं, कई लापता बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है। दिवाली की रात पाकिस्तान में कयामत, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत में इस बार 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पाकिस्तान में भी मनाई जाएगी, मगर ये दिवाली बम पटाखों वाली नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली होगी। और ये दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। मौलाना, मौलवी से लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी तक टीवी स्टूडियो में बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर में भारत पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला। एक पाकिस्तानी भविष्यवक्ता ने इस्लामाबाद पर भारत के कथित हमले की भविष्यवाणी करके 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। सुनिए। अब तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई और हिमाकत की तो फिर पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। कराची का रास्ता
क्रीक से होकर जाता है। इस चेतावनी से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी जैद हामिद, जो अपने मुल्क में पाकिस्तान लाल टोपी के नाम से मशहूर है, उसने पाकिस्तानी फौज को आगाह किया कि भारत सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक हमला कर सकता है, जिससे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल सकते हैं। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे कदम जमाने के लिए अपनी जो ड्रोन यूनिट है उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाए। हमें हिंदुस्तान के हमले का वेट ही नहीं करना चाहिए और इससे पहले हमें हिंदुस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए। सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे लाल टोपी वाले इस जमूरे के बारे में जानिए। इसका नाम है जैद हमीद। ये खुद को पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपर्ट बताता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉमेडी सर्कस का ये एक अहम किरदार है। जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। राजनाथ सिंह के बयान से पहले ही पाकिस्तान में मातम छाया है। अब थल सेना अध्यक्ष के बयान के बाद तो पाकिस्तान के तेजाबी नमूनों के होश फाख्ता हैं। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी। पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए। हमारी मिसाइल फोर्सेस ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। ये वही पाकिस्तानी है जो पहले तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को फर्जी बता रहा था, पाकिस्तान में बैठकर बल्लियां उछाल रहा था। अब खुद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है और बेशर्मी की हद तो देखिए, लाल टोपी इसे भी अपने फौज की जीत बता रहा है। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी। पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए। हमारी मिसाइल फोर्सेस ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत और झूठ फरेब पर पड़ी थी। वजूद में आने के बाद से पाकिस्तानी इसी मक्कारी को ढोते रहे। ठीक वैसे ही जैद हामिद जिस वॉर रूम की गद्दी पर बैठकर आग उगलने का काम करता है, उसे पाकिस्तान के लोग ही नकार रहे हैं। अच्छा जी, जैद हामिद साहब ने खुद ही ग़ज़वा हिंद का कोई कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वहां पर ये खुद जाते हैं, अकेले जाते हैं। जंग होती है ये नजर नहीं आते, गोली चलती है नजर नहीं आते। वीडियोस वैसे बहुत बनाकर जारी कर रहे होते हैं, कभी बन्ने से छलांग लगा दी, कभी पत्थर से छलांग लगा दी, कभी बूटे के साथ ऊपर पुल अप्स कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे हिंदुओं को मारूंगा। आपको पता है ग़ज़वा हिंद के हीरो हैं जैद हामिद साहब। उन्होंने मशवरा ये दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें, और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी वहाँ पे की है जैद हामिद साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने मई 7 का जो हमारा जो जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ एयर स्क्रिमिश हुई, हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है। हमने उसमें से बहुत गलत नताइज, गलत रिजल्ट हासिल, कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, असल में मिलिट्री सूरत हाल गालिबन इस किस्म की नहीं है। ऐसी ही हरकतों की वजह से मुनीर के इस कपोड़ी शेख चिल्ली को पाकिस्तानी भी सीरियसली नहीं लेते। खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। मेरी नजर में जंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। इधर हम बात कर रहे होते, क्या मजेदार बात थी कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया है, हम चांद पे पहुंचेंगे, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो। हम कह रहे हैं ये नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये हमारा कोई भी इदारा है ना, हाँ, ये इन मामलों में हम पीछे हैं इंडिया से। देखो उनकी क्रिकेट लगा लें, उनकी बाकी टिकली लगा लें, ठीक है ना। इस मामले में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। अच्छा। हमें आज पता जहाज कर रहे हैं। आज के दौर में ना मेरे ख्याल में जो कलम का जहाज है ना, वो जहाज है, एजुकेशन का जहाज है। लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, डेली बेस पे पाकिस्तान के सियासतदानों को यही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इवन अदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, हर लोगों को। लेकिन जिधर जंग की या जिधर पाकिस्तान की बारी आई है या बात आई है, उधर हर पाकिस्तानी यूनाइटेड हो गया। पाकिस्तानी अवाम सच अच्छे से जानती है, इसलिए ऑन कैमरा उस सच को कबूलने में रत्ती भर हिचकिचाती नहीं। रही बात भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली कट्टर ब्रिगेड की, तो उसका तो एजेंडा ही यही है कि भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, वो छाती पीटेंगे ही, विलाप करेंगे ही। जिन्ना के मुल्क में नमूनों की कमी नहीं है। ये लाल टोपी को फिर सुनिए और देखिए कि उसके चेहरे पर खौफ की मात्रा कितनी ज्यादा है।
वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस दफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे। दरअसल लाल टोपी के डर की वजह है भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की पाकिस्तान को इतिहास भूगोल बदल देने वाली चेतावनी। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। राजनाथ सिंह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से लाल टोपी की दहशत तो आपने देख ली। भारत के सामने पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है, जिस वजह से दहशत में आए पड़ोसी मुल्क ने सैन्य और नागरिक विमान की एंट्री को 24 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा कर दी है, जिसमें अभी 2 सप्ताह से भी ज्यादा का समय बाकी है। इतने दिन पाकिस्तान मर मर कर जिएगा या जी जी कर मरेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी के फिलहाल 7 एमएलसी हैं जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पार्टी इन सभी एमएलसीज को चुनाव मैदान में उतार सकती है, उम्मीदवार बना सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर बीजेपी के जो एमएलसीज हैं, जिसमें सम्राट चौधरी भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं, मंगल पांडे भी हैं, जनक राम, हरीश सहनी, संतोष सिंह, तो ये वो बीजेपी के 7 एमएलसी जिन्हें बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, उम्मीदवार बना सकती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अपने सिटिंग एमएलसीज को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये रणनीति है जो पार्टी की तरफ से आजमाई जाएगी। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एमएलसी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। आप जानते हैं इसके अलावा पूर्व सांसदों को भी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। तो बीजेपी के 7 एमएलसी बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी इस बार उम्मीदवार बनाएगी, विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। मंगल पांडे, जनक राम, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, हरीश सहनी, संतोष सिंह को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चुनावी रास्ते से सरकार में शामिल करवाएगी बीजेपी अपने इन 7 एमएलसीज को जो फिलहाल बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। जो एमएलसी मंत्री हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। चुनावी टेस्ट पास करना होगा एमएलसी मंत्रियों को। बीजेपी कोटे वाले एमएलसी वाले मंत्री, उन्हें चुनावी टेस्ट पास करना होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें नाम बड़े हैं। इसमें नाम सम्राट चौधरी का भी है जो फिलहाल डिप्टी सीएम बिहार के। इसमें नाम दिलीप जायसवाल का है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बिहार में। मंगल पांडे, जनक राम, हरीश सहनी, संतोष सिंह, ये वो तमाम बीजेपी के एमएलसी हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं और अब चुनावी वेतरनी पार लगानी होगी इनको और उसके बाद ही सरकार में इन्हें जगह मिलेगी, ऐसे कयास लग रहे हैं, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त पेच अटक गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार चुनाव में 23 सीटों की मांग कर दी। पार्टी की मांग है 23 नहीं तो कम से कम 13 सीट तो जरूर दे दी जाए। अब बीजेपी जेडीयू 7 सीट से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को देने को तैयार नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से 23 सीट और 23 नहीं तो कम से कम 13 तो जरूर मिले, ये मांग कर दी गई है। तो अब एक के बाद एक एनडीए में गठबंधन के साथी सामने आ रहे हैं। सिलसिले की शुरुआत चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की गई, जिन्होंने 40 नहीं तो 36 से कम पर तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी, ये अल्टीमेटम बीजेपी जेडीयू को दे दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी, जिनकी तरफ से वो कविता के जरिए कम से कम 15 विधानसभा सीट उन्हें दी जाए, ये दावा ठोक दिया। और अब उपेंद्र कुशवाहा सामने आ गए हैं, जिनकी तरफ से कम 13 सीट तो मिले ही, ये मांग कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अदालत से झटका लगा है। शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की इजाजत नहीं मिली। पहले 60 करोड़ रुपए दीजिए और फिर इस पर विचार किया जाएगा, ये अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जो 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, उस मामले में कोर्ट ने एलओसी, पुलिस ने एलओसी जारी किया था ताकि ये लोग जांच के दौरान कहीं बाहर न चले जाएं, और इसी दौरान दोनों जन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, एलओसी रद्द करने की मांग की और ये कहा कि उनको यूट्यूब के एक इवेंट के लिए जाना है, जिसलिए उन्हें उनके एलओसी में थोड़ी सी राहत दी जाए, उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आप पर इतने गंभीर आरोप है, पहले 60 करोड़ दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे, और इस तरह से उन्हें राहत नहीं दी। इस मामले में अगली सुनवाई 14 तारीख को रखी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।